ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 131। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैस्मिन युनचे से कहती है, जब डेविल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी मैं तभी यहाँ आ गई थी। तुम्हारी बॉडी में ड्रैगन गॉड और रेज गॉड की पावर होने की वजह से मेरा समय आधे से भी कम हो गया, वरना मैं ये जबरदस्त शो मिस कर देती। अपनी आखिरी लाइन के साथ जैस्मिन की आंखों से ऐसी किलिंग इंटेंट निकली जैसे वो नर्क से आई हो। वो अपनी गोरी हथेली को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाती है, 7 साल हो गए, मैं इतने लंबे टाइम से खून में नहीं नहाई। अब आगे। इस नई लड़की को देखकर हुआंग जी वुयू अपना डर छुपाते हुए एक कैजुअल टोन में पूछता है, छोटी लड़की तुम कौन हो? लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा डर और शौक था। ये लड़की मुश्किल से 10 साल की लग रही थी। उसके शरीर से कोई प्रोफाउंड एनर्जी भी नहीं निकल रही थी, फिर भी उसे एक अनजाना सा खतरा महसूस हो रहा था। खासकर उसकी आंखें, जिनमें सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडी बेपरवाही थी, जैसे वो इंसानों को नहीं घास फूस को देख रही हो। हुआंग जी वुयू के सवाल को जैस्मिन पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। उसकी लाल आंखें युनचे को देखती हैं और वो पूछती हैं, एक पूरी रात हो चुकी है, तुम्हारी इंजरीज इतनी धीरे धीरे क्यों रिकवर हो रही हैं? युनचे तुरंत कहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले श्वाओ यून को बचाओ। अब जब जैस्मिन यहाँ थी तो युनचे को किसी चीज की चिंता नहीं थी। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा और सीधा श्वान्युएन गुसिंग की तरफ चलने लगी, जिसने श्याओ यून को पकड़ रखा था। इस बीच फेंग शुएर भागकर युनचे के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो हैरानी से पूछती है, वो छोटी लड़की कौन है वो? युनचे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो मेरी मास्टर है। फेंग शुएर का मुंह शॉक में खुला रह जाता है। इनकी इस बात को चारों सेक्रेड मास्टर्स साफ साफ सुन लेते हैं और उनके एक्सप्रेशंस एकदम बदल जाते हैं। क्या ये छोटी सी लड़की युनचे की मास्टर है, जिसने एक क्रिपल को 7 साल में इस लेवल तक पहुंचा दिया कि वो मोनार्क से लड़ सके? इधर श्वान्युएन गुसिंग जैस्मिन को अपनी तरफ आते देख पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर खुद पर हंसते हुए सोचता है कि वो माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का ग्रेट एल्डर है और एक बच्ची से डर रहा है। वो उस पर मुस्कुराते हुए कहता है, छोटी लड़की, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की वो कुछ हो गया तो इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। श्वाओ यून जो उसके बगल में पड़ा था वहां से गायब हो चुका था और अब उस लाल कपड़ों वाली लड़की के हाथ में था। जैस्मिन उससे अब भी 30 मीटर दूर थी, लेकिन श्वाओ यून पलक झपकते ही उसके हाथ में टेलीपोर्ट हो गया था। गुसिंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सिर्फ वो ही नहीं, वहां मौजूद कोई भी, यहां तक कि चारों सेक्रेड मास्टर्स भी नहीं देख पाए कि ये कैसे हुआ। जैस्मिन अपना हाथ घुमाती है और श्वाओ यून को कैजुअली युनचे की तरफ फेंक देती है। युनचे तेजी से श्वाओ यून को पकड़ता है और तुरंत अपनी फीनिक्स फ्लेम्स की प्योरिफिकेशन पावर का इस्तेमाल करके उसके दिमाग में लगे पैरासाइट को राख में बदल देता है। होश आते ही श्वाओ यून रोता हुआ कहता है, बिग ब्रदर आई एम सॉरी। युनचे उसे तसल्ली देता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और इतना सुनते ही श्वाओ यून बेहोश हो जाता है। श्वान्युएन गुसिंग अब भी शॉक में था, लेकिन श्वान्युएन गुयुन उसे समझाता है कि ये जरूर युनचे की किसी स्पेशल प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट की चाल है। ये सुनकर गुसिंग का शौक गुस्से में बदल जाता है। बातें क्यों करनी, पकड़ो इन्हें। श्वान्युएन गुसिंग और श्वान्युएन गुयुन एक साथ हवा में उड़ते हैं। एक जैस्मिन की तरफ लपकता है और दूसरा युनचे की तरफ। 2 माइटी लेवल 9 मोनार्क्स के एक साथ अटैक करने से पूरे सी गॉड अरीना में एक तूफान सा आ जाता है। फेंग शुएर घबराकर चिल्लाती है, संभल कर, लेकिन जैस्मिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब दोनों मोनार्क्स बस उससे 10 कदम दूर थे, उसने बस अपनी उंगली उठाई और हवा में हल्का सा निशान बनाया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज आती है और श्वान्युएन गुसिंग और श्वान्युएन गुयुन दोनों के शरीर हवा में 4 टुकड़ों में कट जाते हैं। उनके टूटे हुए शरीर से खून एक फव्वारे की तरह निकलकर पूरे आसमान में खून की बारिश करने लगता है। जैस्मिन एक इशारा करती है और उन लाशों और खून को माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के लोगों की तरफ धकेल देती है ताकि उसका पसंदीदा ड्रेस गंदा ना हो। बैंग बैंग, दोनों एल्डर्स की कटी हुई लाशें माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के लोगों के सामने जा गिरती हैं। पूरे सी गॉड अरीना में एक मौत जैसी खामोशी छा जाती है। सबकी आंखें शौक और डर से फटी की फटी रह जाती हैं। 2 लेजेंडरी लेवल 9 मोनार्क्स एक पल में मर गए। यहां तक कि चारों सेक्रेड मास्टर्स के चेहरे पर भी एक्सट्रीम शॉक था। तुम श्वान्युएन वेंतियान कांपते हुए हाथ से जैस्मिन की तरफ इशारा करता है। वो समझ गया था कि जो खतरा उसे महसूस हुआ था वो उसका वहम नहीं था। तभी माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के लोग शौक से बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं, एल्डर गुसिंग, एल्डर गुयुन। श्वान्युएन वेंतियान एक पागलपन वाली आवाज में चिल्लाता है, मारो उसे, मार डालो उसे, तुरंत मार डालो।
हवा फटती है और 3 काले साए बिजली की रफ्तार से जैस्मिन की तरफ बढ़ते हैं। ये माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के 3 स्वॉर्ड अटेंडेंट्स थे, हार्टलेस, मर्सीलेस और इमोशनलेस। 3 लेवल 10 मोनार्क्स। उनके एक साथ अटैक करने से हवा में इतनी तलवारें महसूस हो रही थी कि दूर खड़े लोगों को भी लगा जैसे उनका शरीर कट जाएगा। लेकिन जैस्मिन ने ना ऊपर देखा, ना उसकी आंखें हिली। उसने बस अपना छोटा सा सफेद हाथ हवा में बढ़ाया और मुट्ठी बांध ली। एक पल में वो डरावना स्वॉर्ड इंटेंट गायब हो गया। तीनों स्वॉर्ड अटेंडेंट्स के हाथों से उनकी काली तलवारें गायब होकर जैस्मिन के हाथ में आ गई। उसने उन तलवारों को कैजुअली हवा में उछाल दिया। हवा में 6 खून के फव्वारे फूटे। स्वॉर्ड अटेंडेंट हार्टलेस, मर्सीलेस और इमोशनलेस तीनों अपनी ही तलवारों से 2 टुकड़ों में कट गए। तीनों स्वॉर्ड अटेंडेंट्स की लाशें जमीन पर गिरने की भारी आवाज से सबका दिल दहल जाता है। पूरे सी गॉड अरीना पर एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है और एक अनजाना सा खौफ एक महामारी की तरह तेजी से फैलने लगता है। सबकी आंखें शौक और डर से फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी आंखों में खून उतर जाता है जैसे अभी फट जाएंगी। मोनार्क लेवल पर शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और वाइटैलिटी बेहद स्ट्रांग होती है। शरीर के टुकड़े होने के बाद भी कॉन्शियसनेस कुछ देर तक बनी रहती है। लेकिन जब तीनों स्वॉर्ड अटेंडेंट्स की लाशें जमीन पर गिरीं तो उनकी वाइटैलिटी और प्रोफाउंड एनर्जी दोनों एक पल में गायब हो चुके थे। वो खून से सनी मिट्टी के 6 ढेरों की तरह पड़े थे। शिया युआनबा का खुला हुआ मुंह बंद नहीं हो रहा था। उसके पीछे खड़े सैंक्चुअरी के स्पिरिचुअल मास्टर्स उसे रोकना कब के भूल गए थे। उनकी आंखों में भी उनकी जिंदगी का सबसे गहरा डर और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। एक ओवरलॉर्ड को एक पल में मारना शॉकिंग था, लेकिन एक हाई लेवल मोनार्क के लिए पॉसिबल था। लेकिन एक ट्रू मोनार्क को एक पल में मार देना ये एक वैसी बात थी जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े पावर हाउसेज ने ना कभी देखी थी ना सुनी थी। और ये सब करने वाली सिर्फ एक 12-13 साल की लड़की थी। शुआनयुएन वैनदाओ के सामने एक स्वॉर्ड अटेंडेंट का टुकड़ा आकर गिरता है। वो उस लाश को देखता है और एक्सट्रीम डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। वो बड़बड़ाता है, नामुमकिन, ये ज़रूर एक सपना है। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के पास 4 लेवल 10 मोनार्क्स थे और यही उनका सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन उनमें से 3 एक ही पल में मर गए। इससे उनके रेपुटेशन और स्ट्रेंथ को नापने से भी बड़ा नुकसान हुआ था। ये शिंघान डरते हुए अपने बाप ये मैक्सी के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाता है कि ये मैक्सी का पूरा शरीर ठंडा पड़ा था और उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। जैस्मिन जिसने ये सब किया था उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 3 टॉप प्रैक्टिशनर्स को नहीं बल्कि 3 मामूली चींटियों को मारा हो। उसकी नज़र शुआनयुएन वैनत्यान पर पड़ती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगती है। जैस्मिन के कदम हल्के थे, लेकिन उसके हर कदम के साथ शुआनयुएन वैनत्यान का दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रही थी उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैस्मिन ठंडी आवाज में पूछती है, तुम शुआनयुएन वैनत्यान हो? शुआनयुएन वैनत्यान स्वॉर्ड मास्टर के तौर पर अपनी शान बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कौन? लेकिन जैस्मिन की नज़र के नीचे उसकी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। जैस्मिन के खूबसूरत चेहरे पर एक बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान आती है। वो कहती है, ये प्रिंसेस यूनचे की मास्टर है। क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि तुम यूनचे की मास्टर को अपनी तलवार के नीचे मारोगे? अब जब ये प्रिंसेस यहाँ है तो तुम इस प्रिंसेस को अपनी तलवार के नीचे कैसे मारोगे? ये सुनते ही कि वो यूनचे की मास्टर है, शुआनयुएन वैनत्यान के शरीर की हर नस खिंच जाती है। हुआंगजी वुयू, क्यू फेंगई और ये मैक्सी के शरीर भी कांप उठते हैं। शुआनयुआन वैनटियन ने अपनी जिंदगी में कभी डर महसूस नहीं किया था, लेकिन जैस्मिन का पावर लेवल उसकी सोच से परे था। उसके सामने शुआनयुआन वैनटियन का दिमाग डर के मारे काम करना बंद कर देता है। अचानक उसकी आंखों में एक चालाक चमक आती है। एक पर्पल लाइट चमकती है और एक प्रोफाउंड स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है। वो बिजली की गरज के साथ उस तलवार को जैस्मिन की तरफ घूंप देता है। एक बेहद हल्की सी आवाज के साथ शुआनयुआन वैनटियन की पर्पल स्वॉर्ड जैस्मिन के सामने रुक जाती है। 2 पतली बर्फ जैसी सफेद उंगलियों ने उसकी तलवार की नोक को हल्के से पकड़ रखा था। तलवारबाजी में शुआनयुआन वैनटियन दुनिया का बेस्ट था। उसका यह हमला अचानक था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जैस्मिन ने उस अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से इतनी आसानी से रोक दिया था। एक पल में तलवार पर से पर्पल लाइट, स्वॉर्ड इंटेंट और गरज की आवाज सब गायब हो जाते हैं। शुआनयुआन वैनटियन के हाथ बुरी तरह से कांपने लगते हैं। वो जितनी भी कोशिश कर ले उसकी पर्पल तलवार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ये देखकर हुआंगजी वुयू के पीछे खड़ा स्पिरिचुअल मास्टर डिटैच्ड हार्ट के माथे पर पसीने की नदियां बहने लगती हैं। हुआंगजी वुयू कांपती हुई आवाज में कहता है, जल्दी युआनबा पर से सील हटाओ, जल्दी। उसे याद आता है कि उसने युनचे के साथ कैसा बर्ताव किया था। अब उसे समझ आ गया था कि अगर युनचे ने इस लड़की की मदद से बदला लिया तो एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी का अंजाम भयानक होगा।
अब उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ शिया युआनबा और युनचे के रिश्ते पर टिकी थीं। जैस्मिन अपनी उंगलियों को हल्का सा दबाती है और उस मशहूर टायरेंट प्रोफाउंड स्वॉर्ड थंडर्स माइट पर अनगिनत क्रैक्स आ जाते हैं। एक एक्सप्लोजन के साथ वो पूरी तलवार छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। शुआन युआन वेंटियन दर्द से चिल्लाता है और उसकी पूरे राइट आर्म से खून बहने लगता है। उसकी खाल और मांस पूरी तरह से फट चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिर जाता है और उसका शरीर लगातार कांपता रहता है। स्वॉर्ड मास्टर! माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एल्डर्स अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ते हैं। जैस्मिन हल्का सा साइड में देखती है और उसके चेहरे पर एक जालिम ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी उंगलियों में पकड़े तलवार के टुकड़े को हल्के से फेंकती है। हवा में एक सीधी लाल लकीर खिंच जाती है। एक साथ खून के छींटे मुड़ने की इतनी जोरदार आवाज आती है जैसे कोई 1000 मीटर ऊंचा झरना गिर रहा हो। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के 23 एल्डर्स के सर एक झटके में उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। उनकी लाशों से खून के फवारे निकलते हैं और सी गॉड एरिना के एक हिस्से में खून की बारिश होने लगती है। ये सभी ट्रू मोनार्क्स थे, लेकिन एक ही पल में 23 मोनार्क्स के सर कट गए थे। शुआन युआन वेंडाओ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी टांगें बुरी तरह से कांप रही थीं। वो डर के मारे चिल्लाता है, नहीं, मत जाओ, वहां मत जाओ। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर 4 ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड्स का दबदबा आम नहीं था। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि 7 नेशंस के बड़े से बड़े सेक्ट मास्टर भी किसी एम्परर को मारने से पहले सोचते नहीं थे, लेकिन किसी सेक्रेट ग्राउंड में मामूली से डिसाइपल को छूने की हिम्मत सपने में भी नहीं कर सकते थे। यहां तक कि सेक्रेट ग्राउंड्स भी आपस में एक दूसरे के डिसाइपल्स को मारने से पहले 1000 बार सोचते थे, तो किसी एल्डर को मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर ऐसा कभी हो भी जाता तो उस पूरे सीक्रेट ग्राउंड का कहर टूट पड़ता। लेकिन अभी माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के 3 सबसे पावरफुल पिलर्स यानी कि 3 स्वॉर्ड अटेंडेंट्स और 25 एल्डर्स को घास की तरह काट दिया गया था। उनका खून फर्श पर एक तालाब बन चुका था और उनका स्वॉर्ड मास्टर खुद जमीन पर घायल पड़ा था। फिर भी किसी ने गुस्से से रिएक्ट नहीं किया। सबके दिलों में सिर्फ बेहिसाब खौफ था और वो बस कांप रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि लाल ड्रेस वाली लड़की ने उन सभी को कितनी आसानी और मजाकिया अंदाज में मारा था। जमीन से उठने की कोशिश करते हुए शुआन युआन वेंटियन ने हांफते हुए पूछा, तुम इंसान हो भी या नहीं? उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कुचल चुका था। हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड पाने के लिए उसने ईटर नाइट रॉयल फैमिली को तबाह किया और स्वॉर्ड की सील तोड़ने के लिए 1000 साल इंतजार किया। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चला भी, लेकिन जब उसने युनचे से मिरर ऑफ समसारा छीनकर अपने प्लान को पूरा करना चाहा तो आखिर में ये डरावनी लड़की आ गई। वो समझ गया था कि अगर उसे हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड की पूरी ताकत मिल भी जाती तब भी वो इस लड़की के सामने कुछ नहीं था। अब वो एक बेबस कीड़े की तरह उसके पैरों में पड़ा था। जैस्मिन हवा में फ्लोट करते हुए एक ठंडी और मजाकिया मुस्कान के साथ बोली जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी, शुआन युआन वेंटियन, अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़े इंप्रेसिव लग रहे थे। पहले तुम युनचे को पकड़ना चाहते थे, फिर तुम इस प्रिंसेस को मारने की बात कर रहे थे। अब जब ये प्रिंसेस तुम्हारे सामने है, कहाँ गई सारी तुम्हारी अकड़? जैस्मिन के शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ उसकी नजरों से ही शुआन युआन वेंटियन को अपनी रूह कांपती हुई महसूस हो रही थी। जब जैस्मिन की नजर माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के लोगों पर पड़ी तो बचे हुए एल्डर्स के शरीर ठंडे पड़ गए। शुआन युआन वेंडाओ जो सबसे आगे था वो चींककर अपने पिछवाड़े पर गिर गया। फिर जैस्मिन की नजर हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड पर टिकी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक हल्की सी आवाज के साथ हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड टेलीपोर्ट होकर जैस्मिन के हाथ में आ गई। शुआन युआन वेंटियन का शरीर अकड़ गया, लेकिन वो एक आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। जैस्मिन ने स्वॉर्ड को घूरते हुए तारीफ की। उसे आश्चर्य हुआ कि एक प्राचीन डेविल स्वॉर्ड ऐसी कमजोर हालत में कैसे पहुंच गई। उसने महसूस किया कि ईविल गॉड की सील ने स्वॉर्ड को उसके ओरिजिनल मास्टर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था और उसे बेहद कमजोर बना दिया था। जैस्मिन को यह देखकर और भी घृणा आई कि तलवार के अंदर कैट डेविल सोल, जो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन का बेटा था, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जैस्मिन ने बेहद नफरत और ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम इतने दयनीय हो कि इस प्रिंसेस का तुम्हें तबाह करने का मन भी नहीं कर रहा। इतना बोलकर उसने अपना हाथ घुमाया और हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड को दूर फेंक दिया। तलवार हवा में उड़ते हुए सी गॉड अरीना की बॉर्डर की तरफ गई और आखिर में एक शख्स के सामने जाकर गिरी जिसने अनजाने में उसे पकड़ लिया। यह शख्स फेंग ज़ुएचेन था, जो अब तक सब कुछ देखकर हैरान था। जैस्मिन ने ठंडी आवाज में कहा, फेंग ज़ुएचेन, युनचे हमेशा तुम्हारे लिए थोड़ा गिल्टी फील करता है, तो इसे उसकी तरफ से मुआवजा समझ लो। वैसे भी ये चीज शुरू से तुम्हारी ही होनी चाहिए थी। ये तुम्हें एक दिन शुआन युआन वेंटियन को मारने की ताकत देगी। इसे लो और अभी जितनी दूर हो सके भाग जाओ। आज से हमारे सारे गिले शिकवे खत्म हुए, लेकिन इसके बाद भी अगर तुमने मेरी मेहरबानी की कदर नहीं की तो ये प्रिंसेस तुम्हें कुत्ते की मौत देगी। फेंग ज़ुएचेन ने हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड उठाई, जमीन पर पड़े शुआन युआन वेंटियन पर एक नजर डाली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जैस्मिन ने अपने होठों के किनारों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, शुआन युआन वेंटियन, ये प्रिंसेस तुमसे एक सवाल पूछने वाली है। बेहतर होगा कि तुम मुझे बिल्कुल सच सच जवाब दो। हाँ, तुम झूठ बोलने का ऑप्शन चुन सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसके अंजाम को सहन नहीं कर पाओगे। शुआन युआन वेंटियन ने हकलाते हुए पूछा, क्या पूछना चाहती हो? जैस्मिन की आवाज ठंडी हो गई। उसने कहा, यह प्रिंसेस तुमसे यह पूछना चाहती है कि 23 साल पहले फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में शाओ यंग को किसने मारा था।
इस सवाल को सुनते ही युनचे का सर एक झटके से ऊपर उठ गया। वो जानता था कि जैस्मिन ये सवाल सिर्फ उसके लिए पूछ रही है और आज वो शुआन युआन वैंटियन को नहीं मारेगी, क्योंकि उसका बदला युनचे को खुद लेना था। उधर शुआन युआन वैंटियन की आंखें कांपी, लेकिन उसके पीछे खड़े शुआन युआन वेंडाओ के पैर कमजोर पड़ गए। अगर दो एल्डर उसे पकड़े ना होते तो वो जमीन पर गिर जाता। युनचे ने उसका ये रिएक्शन साफ साफ देखा और ये जैस्मिन के स्पिरिचुअल परसेप्शन से भी नहीं बचा। युनचे समझ गया कि कातिल शुआन युआन वेंडाओ ही है। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो कातिल को खुद सजा देगा। शुआन युआन वैंटियन ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक मुर्दे पर इल्जाम डालते हुए शुआन युआन गुशिंग की लाश की तरफ इशारा करते हुए हकलाते हुए जवाब दिया। वो गुशिंग था, मेरे माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का ग्रेट एल्डर शुआन युआन गुशिंग। जैस्मिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओ ऐसा है क्या? उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शुआन युआन वैंटियन के लिए वो डेथ गॉड की हंसी जैसी थी। जैस्मिन ने कहा, अभी अभी इस प्रिंसेस ने तुम्हें याद दिलाया था कि अगर तुमने झूठ बोला तो उसके अंजाम बहुत गंभीर होंगे। लगता है तुम तब तक नहीं रोते जब तक अपना ताबूत न देख लो। जैसे ही जैस्मिन की आवाज खत्म हुई, उसने अपना छोटा सा हाथ उठाकर आसमान की तरफ कर दिया। नीला आसमान फट गया, दुनिया हिल गई और समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। आसमान में एक बड़ा सा स्पेशल रिफ्ट एक धमाके के साथ फट गया और पल भर में कई किलोमीटर चौड़ा हो गया। सुप्रीम ओशन पैलेस के ऊपर कई किलोमीटर चौड़ा एक ब्लैक होल दिखाई देने लगा। सबकी आंखें खौफ से फटने वाली थीं। इतना बड़ा स्पेशल रिफ्ट, यहां तक कि लेजेंडरी गॉड्स के पास भी ऐसी भयानक शक्ति नहीं हो सकती थी। युनचे, जो जैस्मिन की ताकत से वाकिफ था, वो भी ये देखकर चौंक गया। उस स्पेशल रिफ्ट के बीच में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा तेजी से दिखाई देने लगा। कुछ ही पलों में 30 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी जमीन का एक विशाल टुकड़ा जमीन से 5 किलोमीटर ऊपर हवा में लटक रहा था। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के लोगों ने महसूस किया कि ये जमीन का टुकड़ा जाना पहचाना है। नाइन्थ एल्डर शुआन युआन जुए ने खौफनाक आवाज में चिल्लाते हुए कहा, वो है नॉर्दर्न रीजन। ये नॉर्दर्न रीजन है। ये माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का मेडिकल गार्डन था, जहां उनकी 10,000 साल की स्पिरिट पैलेट्स और औषधियां की जमा पूंजी स्टोर की जाती थी। इसके तबाह होने का मतलब माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन की नींव का आधा हिस्सा मिट जाना था। शुआन युआन वैंटियन की जैसे ही निकल गई हो, उसने कांपते हुए कहा, तुम जैस्मिन ने अपने हाथ से 35,000 किलोमीटर दूर से 30 किलोमीटर चौड़ी जमीन टेलीपोर्ट कर दी थी। जैस्मिन की शांत आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी जब उसने अपना हाथ खोलकर कहा, शुआन युआन वैंटियन, बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखें खोल कर देख लो इस प्रिंसेस के सामने नाफरमानी करने का अंजाम क्या होता है। एक बार फिर एक बड़ा धमाका हुआ। हवा में लटक रहा माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का नॉर्दर्न रीजन एक बड़े धमाके के साथ हवा में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। जमीन, स्पिरिट मेडिसिन्स, प्रोफाउंड बीस्ट्स और वहां मौजूद डिसाइपल्स और फार्मासिस्ट्स, सब कुछ एक ही पल में धूल में बदलकर फना हो गया। काफी देर तक भयानक शांति छाई रही। वहां मौजूद हर किसी के दिल में बेहिसाब खौफ ने घर कर लिया था, जिसे उनके पैर कांपने लगे थे। शुआन युआन वैंटियन का चेहरा मुर्दे की राख की तरह सफेद पड़ गया था, जबकि दूसरे सेक्रेड ग्राउंड्स के लीडर्स हुआंगजी वुयू, क्यू फेंग ई और ये मैक्शी के चेहरे भी कागज की तरह सफेद पड़ गए थे। इसी बीच शुआन युआन वैंटियन और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के सभी एल्डर्स के साउंड ट्रांसमिशन जेड्स प्रोफाउंड एनर्जी से तेजी से बजने लगे। जब उन्होंने कांपते हाथों से अपने जेड्स उठाए तो उन्हें एक से बढ़कर एक घबराहट भरे संदेश मिलने लगे। उनके डिसाइपल्स की चीखें गूंज रही थीं, जो सभी एक ही बात कंफर्म कर रहे थे कि माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का नॉर्दर्न रीजन सच में गायब हो गया है। उन सब ने अपनी आंखों से एक विशाल स्पेशल रिफ्ट को नॉर्दर्न रीजन को हवा में उठाकर खींचते हुए देखा था। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी भी बुरे सपने से लाखों गुना ज्यादा भयावह थी। ये देखकर सुप्रीम ओशन पैलेस की सॉवरेन क्यू फेंगी का पूरा शरीर डगमगाने लगा। सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के पीक पर होने के बावजूद उसे अपना शरीर कमजोर और बेजान महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि अगर ये लड़की 35,000 किलोमीटर दूर से एक इशारे में नॉर्दर्न रीजन को तबाह कर सकती है, तो वो सुप्रीम ओशन पैलेस को भी पल भर में गायब कर सकती है। अब तक जो सैक्रेड ग्राउंड्स मिरर ऑफ समसारा के लिए युनचे के खिलाफ थे, अब उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। इसी दौरान शिया युआनबा, जिसकी प्रोफाउंड एनर्जी अनसील हो चुकी थी, लड़खड़ाते हुए युनचे की तरफ बढ़ा। उसने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, ब्रदर इन लॉ, वो क्या वो सच में आपकी मास्टर हैं? युनचे ने सर हिलाते हुए ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, 7 साल पहले जिसने मेरी प्रोफाउंड वेन्स ठीक की थीं, मुझे कल्टीवेशन सिखाया था और मेरे हर सफर में मेरा मार्गदर्शन किया था, वो हमेशा से यही थी। शिया युआनबा ने एक छोटी सांस खींचकर कहा, तो फिर वो नहीं, मेरा मतलब ये सीनियर आखिर हैं कौन? कोई हैरानी नहीं कि ब्रदर इन लॉ इतने कम समय में इतने पावरफुल हो गए हैं। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतना पावरफुल इंसान भी हो सकता है। मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। युनचे ने बिल से हंसकर कहा, सीनियर, वो तुमसे भी छोटी है, पता है? उसकी उम्र लगभग शुअर की तरह है। शिया युआनबा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो काफी देर तक बिल्कुल सन्न रह गया। आखिर में उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकली, हाँ,
उनके पास खड़ी फेंग शुअर और फेंग जुक्वी ने भी ये सुना और इतने चौंक गए कि उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। यूनचे ने हवा में खड़ी जैस्मिन को देखते हुए धीरे से सोचा कि अब वो 20 साल की हो गई है। ये वही लड़की थी जिसने चारों ग्रेट सैक्रेड ग्राउंड्स को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। जब वो पहली बार उससे मिली थी वो सिर्फ 13 साल की थी, एक ठंडी और घमंडी लड़की जो मैच्योर दिखने की कोशिश करती थी लेकिन अंदर से बच्ची थी। इन सालों में वो पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और परिपक्व हो गई थी। जैस्मिन ने आसमान की तरफ उठे अपने हाथ को नीचे किया और उसकी नजर सन मून डिवाइन हॉल के हेवेनली मोनार्क ये मैक्सी पर जाकर टिकी। जैसे ही जैस्मिन की नजर उस पर पड़ी, ये मैक्सी घबराहट में एक कदम पीछे हट गया। जैस्मिन ने एक सादी आवाज में कहा, ये मैक्सी, अभी अभी इस प्रिंसेस ने सुना कि तुमने अपनी जिंदगी में रिग्रेट लफ्ज कभी नहीं लिखा है, हाँ? ये मैक्सी ने डर से कांपते हुए सिर झुकाया और नम्रता से कहा, ये जूनियर ने बिना सोचे समझे घमंड में बड़ी बात कह दी। मैं सीनियर से माफी मांगता हूं। जैस्मिन ने अपनी भौवें उठाकर पूछा, सीनियर? क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें अचानक रिग्रेट लफ्ज लिखना आ गया है? ये मैक्सी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी मैं जानता हूं इसे कैसे लिखते हैं। जो आदमी 1000 साल से एक पावरफुल एम्परर था, आज डर से कांपता हुआ एक जी हुजूरी करने वाला बन गया था। जैस्मिन ने एक मजाक और ठंडी हंसी के साथ कहा, ओ ऐसा है क्या? जब तुम कहते हो कि तुम्हें वो लफ्ज लिखना आता है तो लिख कर दिखाओ इस प्रिंसेस को, ताकि इस प्रिंसेस को पता चले कि क्या तुम सच में वो लफ्ज लिख सकते हो। बेहतर होगा कि तुम इसे अच्छे से लिखना, क्योंकि अगर तुमने नहीं लिखा तो अंजाम बेहद गंभीर होंगे। ये सुनकर ये मैक्सी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वो अपने घुटनों पर बैठा अपनी उंगली की खाल तोड़ने के लिए प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया और उससे निकले खून से टर्कवाइज प्रोफाउंड स्टोन पर ध्यान से लफ्ज रिग्रेट लिखा। हर एक स्ट्रोक उसकी बेइज्जती और उस भयावह डेमन गॉड को उकसाने के पछतावे से भरा हुआ था। जब उसने लिखना खत्म किया तो जैस्मिन ने कहा, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है, तो लगता है तुम अपनी जिंदगी में फिर कभी ये लफ्ज नहीं भूलोगे। ये बहुत अच्छा है, तुम श्वान युआन वेंटियन से कहीं ज्यादा आज्ञाकारी हो। जब ऐसी बात है तो इस प्रिंसेस तुम्हें फिलहाल जिंदा रहने देगी। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, जैस्मिन की आंखों में एक लाल लाइट चमकी। ये मैक्सी की कलाई और टखनों से खून के 4 फव्वारे फूटे। वो एक दर्दनाक चीख मारता जमीन पर गिर पड़ा और दर्द में तड़पने लगा। सन मून डिवाइन हॉल के लोग चिल्लाकर बोले, हेवनली मोनार्क! ये मैक्सी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यहां मत आना। फिर उसने जैस्मिन से कहा, मैं सीनियर का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने दया दिखाकर मुझे मारा नहीं। जैस्मिन ने कहा, तुम इससे मरोगे तो नहीं, लेकिन ये 4 घाव तुम्हारे शरीर पर अगले 6 दिन तक रहेंगे। हर 2 घंटे के बाद दर्द थोड़ा बढ़ जाएगा। ये तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे 10,000 तलवारें तुम्हारे शरीर को काट रही हो, जब तक कि तुम मौत की भीख ना मांगने लग जाओ। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकोगे। अगर तुमने इस दर्द का सामना करने के लिए प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया तो ये और भी बढ़ जाएगा। ये सुनकर ये मैक्सी को लगा जैसे उसने नर्क से आया हुआ कोई श्राप सुन लिया है। उसके बाद जैस्मिन की नजर सुप्रीम ओशन पैलेस की सॉवरेन क्यू फेंगी पर जाकर टिकी। जैस्मिन ने ठंडी और मजाकी आवाज में कहा, क्यू फेंगी, सुप्रीम ओशन पैलेस की सॉवरेन ऑफ द सीज, कितना शानदार और मेजेस्टिक टाइटल है, लेकिन अफसोस ये एक बेवकूफ और लालची औरत का है। जैस्मिन की नजर के नीचे क्यू फेंगी का चेहरा कागज से भी ज्यादा सफेद पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। जैस्मिन ने आगे कहा, यूनचे का माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन और सन मून डिवाइन हॉल के साथ पुराना झगड़ा था, लेकिन तुम्हारे सुप्रीम ओशन पैलेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी तुम्ही ने सबसे पहले उसे नीचे गिरने पर लात मारी और उसके बाद तुमने मिरर ऑफ समसारा का भी लालच किया। हाँ, इस प्रिंसेस को यह मत बताना कि तुमने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के भले के लिए यूनचे को सताया। ये प्रिंसेस अच्छे से जानती है कि तुम्हारे इन सो कॉल्ड 4 सैक्रेड ग्राउंड्स और इल्यूजरी डेमन रियल्म के बीच असली लालची और नीच कौन है, और ये तुम सब किसी से बेहतर जानते हो। जैस्मिन ने कहा, इस प्रिंसेस का डिसाइपल होने के नाते यूनचे की काबिलियत, नैतिकता और टेम्परामेंट सब बस मुश्किल से पास होने लायक हैं। उसकी एक ही कमी है, जिस तरह से वो औरतों से पेश आता है, क्योंकि जब बात औरतों की आती है तो वो हमेशा बेहद बेवकूफ, चंचल, लस्टफुल और ऐसी भावनाओं से भरा रहता है। औरतों के मामले में वो बिल्कुल अक्ल खो देता है और उनके लिए अपनी जान अनगिनत बार खतरे में डाल चुका है। यूनचे ये सब सुन रहा था और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जैस्मिन ने ये बात सबके सामने कही थी। जैस्मिन ने क्यू फेंगी की तरफ धीरे धीरे चलते हुए कहा, इसलिए उसने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया और बहुत कम ही किसी को मारा है, लेकिन ये प्रिंसेस, इसने मर्दों से कहीं ज्यादा औरतें मारी हैं। जैस्मिन की ये बात सुनते ही पूरे सुप्रीम ओशन पैलेस में अफरा तफरी मच गई। उसने श्वान युआन वेंटियन और ये मैक्सी को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बातों से साफ था कि वो क्यू फेंगी को मारने का इरादा रखती थी। क्यू फेंगी इतनी दहशत में थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। अगर जैस्मिन उसे मारना चाहती तो सारे 4 सेक्रेड ग्राउंड्स मिलकर भी उसे 1 सेकंड के लिए नहीं बचा सकते थे। तभी जीजी तेजी से आगे आया और क्यू फेंगी की तरफ से गिड़गिड़ाते हुए बोला, सीनियर, सॉवरेन ऑफ द सीज ने सच में लालच और मतलबीपन से काम लिया और गलती उन्हीं की थी, लेकिन
लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जिस पर उन्हें मौत की सज़ा मिले। अगर ये सीनियर सच में उन्हें मारना चाहती हैं तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस जूनियर को उनकी तरफ से कुछ कहने की इजाज़त दें। जैस्मिन की आंखें तेज़ी से जीजी पर टिकी। उसने गुस्से से कहा, उसके पाप मौत के लायक नहीं है। उसकी नज़र के नीचे जीजी के पैर कमज़ोर पड़ गए और वो घुटनों के बल गिर गया। जैस्मिन ने बोलना शुरू किया, क्यों फेंगी यूनचे को मारकर मिरर ऑफ सैमसारा लेना चाहती थी। उसका दिल लालच से भरा था, लेकिन तुम कहते हो कि उसका जुर्म मौत के लायक नहीं। तो फिर जब यूनचे को बिना किसी वजह के मौत के मुंह में धकेला जा रहा था, तब तुम्हारे मुंह से एक आवाज तक क्यों नहीं निकली? क्या इस प्रिंसेस के डिसाइपल की जिंदगी इस औरत की जिंदगी से सस्ती है? जीजी ने घबराहट में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, इस जूनियर की हिम्मत नहीं। अगर इस जूनियर में अनंत गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तब भी वो ऐसी बात सोचने की जुर्रत नहीं करता। इसके बाद जीजी ने हिम्मत करके यूनचे के पास घुटनों के बल जाते हुए उसके हाथों में एक नीले रंग का प्रोफाउंड जेट थमा दिया। ये एक रेयर प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन था, जिसके इमेज रिलीज होते ही यूनचे ने देखा कि उसमें डिवाइन फीनिक्स आर्मी को ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर हमला करते हुए दिखाया गया था। उन इमेजेस में नंबर 1 अंडर हेवन को अपने एल्वियन विंग्स के साथ उस आर्मी का रास्ता रोकते हुए भी साफ देखा जा सकता था। यूनचे को तुरंत समझ आ गया कि जीजी को उसके इल्यूजरी डेमन रियल्म के कनेक्शन के बारे में पहले से पता था। जीजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आसगार्ड मास्टर यून से गुजारिश करता हूं कि इन बातों का ख्याल रखें और अपनी मास्टर से सॉवरेन ऑफ द सीज पर रहम करने को कहें। हमारा सुप्रीमोशन पैलेस आपके इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन यूनसे के हाथ में चूर चूर हो गया। उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, सीनियर जी प्लीज उठ जाइए और आप बेफिक्र भी रहिए। अगर मेरी मास्टर सच में सॉवरेन ऑफ द सीज को मारना चाहती तो वो अब तक जिंदा नहीं होती। ये सुनकर जैस्मिन ने नाटकीय अंदाज में यूनसे की तरफ आंखें घुमाईं और अचानक अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। एक कान फाड़ देने वाली थप्पड़ की आवाज पूरे सी गॉड अरीना में गूंज उठी। 30 मीटर दूर खड़ी क्यू फेंगी एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में एक लट्टू की तरह घूमती हुई दूर जा गिरी। उसके सारे दांत टूट चुके थे। सुप्रीमोशन पैलेस के एल्डर्स घबरा के आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैस्मिन की एक दहाड़ ने उन्हें पत्थर की तरह जमा दिया। किसने उसकी मदद करने की हिम्मत की? जैस्मिन ने नफरत से क्यू फेंगी को देखा और फिर उसकी नजर एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के लीडर हुआंगजी वुयू पर जाकर टिकी। हुआंगजी वुयू का शरीर कांप गया। जैस्मिन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, तुम जानते हो कि इस प्रिंसेस ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? इस कॉन्टिनेंट पर तुम चारों तथाकथित सेक्रेड मास्टर्स हो, लेकिन इस प्रिंसेस के लिए तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं। अगर लाखों सेक्रेड ग्राउंड्स भी होते तो ये प्रिंसेस अपनी उंगली के एक इशारे से उन सबको तबाह कर सकती थी। लेकिन तुम्हारी जानों को बख्शना मेरे कुछ काम आ सकता है। भले ही तुम्हें मारना मेरे लिए हाथ पलटने के जैसा है। इस प्रिंसेस का डिसाइपल यूनचे अभी भी अकेले तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। अगर तुम सब मर गए और यूनचे के पास कोई ओपोनेंट नहीं बचा तो ये सिर्फ उसके फ्यूचर के ग्रोथ को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तुम चारों बस अपनी गर्दन साफ करके इंतजार करो। जिंदगी जी लो जब तक जी सकते हो, क्योंकि एक बार जब उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी, अगर वो तुम में से किसी को भी मारना चाहेगी तो तुम्हारे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और फिर भी जब बात बदले की आती है तो ये जाहिर है कि इंसान को इसे खुद ही लेना चाहिए। ये सुनकर सभी सेक्रेड मास्टर्स की नजरें यूनचे पर टिक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि जैस्मिन ने उन्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा था ताकि वो यूनचे के लिए वेटस्टोन्स बन सकें। उनकी जिंदगियां अब यूनचे के हाथ में थीं। जैस्मिन ने यूनचे का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों फेंगी, तुम्हारे सुप्रीमोशन पैलेस का माहौल बुरा नहीं है। यूनचे अभी भी घायल है, इसलिए प्रिंसेस उसे यहाँ एक दिन और आराम करने देगी। इस दौरान बेहतर होगा कि तुम इस प्रिंसेस को कुछ ऐसा ना दिखाओ जो वो नहीं देखना चाहती। यूनचे चलो। जैसे ही वो जाने लगे, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट मास्टर फेंग हैंगकांग ने उन्हें रोक लिया। उसने यूनचे से कहा कि 19 दिन बाद फेंग शुअर 20 साल की हो जाएगी और वो उनकी शादी की तारीख तय करना चाहता है। यूनचे तुरंत समझ गया कि ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी जैस्मिन की ताकत देखकर उनसे जुड़ना चाहता है। यूनचे ने फेंग शुअर का हाथ पकड़कर शादी के लिए हाँ कर दी। फेंग हैंगकांग खुशी से झूमते हुए तुरंत सबके सामने ऐलान कर दिया कि 19 दिन बाद फीनिक्स सिटी में एक शानदार एंगेजमेंट सेलिब्रेशन होगा। जैसे ही ये ऐलान हुआ, चारों तरफ से बधाइयां और चापलूसी की आवाजें गूंजने लगीं। सभी बादशाह अब यूनचे से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। ये हंगामा देखकर जैस्मिन गुस्से से वहां से चली गई। यूनचे शाओ युआन को उठाए हुए उसके पीछे पीछे चल दिया, ये सोचते हुए कि जैस्मिन अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई, कहीं वो जेलस तो नहीं थी। इसी के साथ सी गॉड अरीना पर छाया वो भारी और खून से भरा माहौल आखिरकार गायब हो गया। हुआंगजी वुयू जो शाओ युआन बा की वजह से बच गया था, उसने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ शुआन युआन वेंटियन और शुआन युआन वेंडाओ अपने लोगों के साथ वहां से निकल गए। उनके चेहरों पर सिर्फ बेइज्जती, खौफ और निराशा थी। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी और सुप्रीमोशन पैलेस के लोग डर से अपनी जगह पर ही जम गए, क्योंकि जैस्मिन एक दिन और रुकने वाली थी।
सीन माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के सबसे बड़े कई किलोमीटर लंबे प्रोफाउंड आर्क पर शिफ्ट होता है। ये आर्क तेजी से अपनी रीजन की तरफ वापस जा रहा था और हार के बाद इसके अंदर का माहौल काफी गंभीर और भारी था। एक माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एल्डर ने चिंता से पूछा, स्वॉर्ड मास्टर, आपके घाव ठीक हैं? 3 स्वॉर्ड अटेंडेंट्स मारे गए थे, 25 एल्डर्स भी मारे गए थे। उनमें से 7 टॉप 10 रैंक वाले एल्डर्स थे। आज वो माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में 5वें नंबर के एल्डर से सीधे स्वॉर्ड मास्टर के बाद टॉप का आदमी बन गया था। ये सच में एक दुखद ट्रेजेडी थी। जब वो सुप्रीमोशन पैलेस के सी गॉड अरीना पर हुई घटनाओं के बारे में सोचते तो ये अभी एक अजीब और बेमतलब का बुरा सपना लगता था। शुआन युआन वेंटियन ने कहा, मेरे घाव ठीक हैं। उसने शुरू से ही मुझे मारने का प्लान नहीं किया था। उसने मुझे कोई गंभीर चोट तक नहीं पहुंचाई। लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो उसे जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा इसलिए किया था ताकि युनचे फ्यूचर में आके उसे मार सके। ये ऐसे टूल को छोड़ने के बराबर था जिसका आगे भी इस्तेमाल हो सकता था। वो शब्द ने ही सभी बचे हुए एल्डर्स को जोर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वो खौफ और दहशत जो अभी तक शांत नहीं हुई थी, एक बार फिर उनकी रूह की गहराइयों में जागे हुए शैतान की तरह सिर उठाने लगी, जिससे उन्हें पूरे जिस्म में ठंडक महसूस होने लगी। शुआन युआन जुए ने बिल्कुल शौक और खौफ में कहा, स्वॉर्ड मास्टर, वो शख्स आखिर है कौन? इस दुनिया में इतना भयानक इंसान कैसे हो सकता है? शुआन युआन वेंटियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता। उसका चेहरा मुर्दे की राख जैसा सफेद था। उसने आगे कहा, लेकिन वो यकीनन इस दुनिया की इंसान नहीं है। सभी चौंक गए। इस दुनिया की नहीं? शुआन युआन वेंटियन ने अपनी नज़र शुआन युआन वेंडाओ पर डाली और कहा, यह पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। वेंडाओ, जब उसने हमारा नॉर्दर्न रीजन तबाह किया, उसने आगे यह सवाल नहीं पूछा कि शायुंग को किसने मारा था, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि ये तुम थे। इसलिए उसने आगे पूछने की जरूरत नहीं समझी। शुआन युआन वेंडाओ इतना चौंक गया कि उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए पूछने लगा कि क्या? शुआन युआन वेंटियन ने दांत पीसते हुए कहा, जब उसने वो सवाल पूछा, तुम इतने डर गए थे कि अपना बैलेंस तक नहीं बना पाए थे। उसके भयानक पावर लेवल के सामने ये बात उसकी नज़र से कैसे बच सकती थी? शुआन युआन वेंडाओ डर से कांपता हुआ बड़बड़ाने लगा, तो अब हम क्या करें? शुआन युआन वेंटियन ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा, अब इस सब के लिए किसे दोष दें? हम सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी, नरमी और घमंड को दोष दे सकते हैं। जब शा युविंग जिद कर रहा था, तुमने सिर्फ उसे मार दिया और बात खत्म कर दी। ना तो तुमने सोल सर्च की और न ही उसके पूरे परिवार को मारा। अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज का युनचे नहीं होता और न ही आज की ये तबाही होती। शुआन युआन वेंडाओ इतना चौंका हुआ और डरा हुआ था कि वो गिरने के कगार पर था और कोई शब्द नहीं बोल पा रहा था। शुआन युआन जुए ने सावधानी से कहा, स्वॉर्ड मास्टर, हम सारा इल्जाम यंग मास्टर पर नहीं डाल सकते। किसने सोचा था कि उस छोटी सी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के एक मामूली से आदमी शाओ युंग चिंगहोंग के सगे भाई होंगे? मैं भी उससे कोई खास जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं करता। सोल सर्च या उसके परिवार को खत्म करने की एनर्जी वेस्ट करने की बात तो दूर है। शुआन युआन वेंटियन ने गुस्से से कहा, बस, उसके लिए कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वेंडाओ, आज की घटनाओं के बाद क्या तुम्हें आखिरकार समझ आया कि तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी पावर के पीछे हर कीमत पर क्यों भागे हैं? इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है जिनके पास एब्सोल्यूट पावर हो। वे आसानी से दूसरों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि उस शख्स के पास एब्सोल्यूट पावर थी, इसलिए मैं, शुआन युआन वेंटियन, भी उसके सामने सिर्फ लात मारने के लायक एक कुत्ते के बराबर था। शुआन युआन वेंडाओ बिल्कुल होश खो चुका था। उसने पूछा, फादर, तो हम क्या करें? क्या हम सिर्फ मौत का इंतजार करें? शुआन युआन वेंटियन ने एक तीखी आवाज में कहा, मौत का इंतजार? हम मौत का इंतजार क्यों करें? वेंडाओ, क्या तुम सारे सबक भूल गए हो जो मैंने तुम्हें बचपन से अब तक सिखाए हैं? तुम मेरे बेटे हो, शुआन युआन वेंटियन के बेटे। तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। अपनी शराफत और घमंड भूल जाओ। जिंदा रहने के सामने ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास हैं। भले ही तुम्हें सबसे बड़ी बेइज्जती सहनी पड़े, भले ही तुम्हें अपनी सारी इज्जत कुर्बान करनी पड़े, भले ही इसका मतलब ये हो कि तुम्हें घुटनों पर झुककर अपनी जिंदगी की भीख मांगनी पड़े, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। क्योंकि जब तुम जिंदा हो तभी तुम्हारे लिए संभावनाएं खुलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।